Welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 20 of BSc second semester chemistry important question series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट 5 है, डेट इज़ सॉलिड स्टेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 5 से 7.5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा ब्रेग इक्वेशन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं ब्रेग समीकरण। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, ये किस तरह से सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है और इसकी डेरिवेशन भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ब्रेग इक्वेशन पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा सॉलिड स्टेट और इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हम ब्रेग इक्वेशन को और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिखी है। तो हम जानते हैं जो हमारा मैटर है जिसे हम बोलते हैं पदार्थ, मैटर की हमारी 3 अवस्थाएं होती है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। तो सॉलिड हमारे ऐसे सॉलिड क्या होंगे? ऐसे पदार्थ की अवस्था होगी जिनमें क्या होगा? पदार्थ डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि निश्चित आयतन में पाया जाएगा और इसकी शेप भी क्या होगी? हमारी डेफिनेट होगी यानी कि निश्चित होगी। कोई भी हमारी सॉलिड चीज़ है तो उसका वॉल्यूम और उसकी शेप दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जबकि जो हमारी लिक्विड एंड हमारे गैसियस स्टेट है उसमें ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड एटम्स। तो सॉलिड हमारे किससे मिलकर बने हो सकते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो सकते हैं, आयन से मिलकर बने हो सकते हैं या फिर एटम से मिलकर बने हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे आर क्लोजली पैक्ड। हम जानते हैं जो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस तीनों ही क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इन एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सॉलिड हमारे क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रू सॉलिड और जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, आयंस की या फिर एटम्स की। हम जानते हैं सॉलिड किससे मिलकर बना हो सकता है? मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना हो सकता है, आयन से भी मिलकर बना हो सकता है एंड एटम से भी मिलकर बना हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि ये जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिसाइज फॉर्म में होते हैं यानी कि सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। यानी कि हमें फिक्स ऑर्डर देखने को मिलेगा कि जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल या आयंस होंगे वो क्या होंगे? एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। जबकि जो अमरफस सॉलिड होते हैं या फिर इन्हें हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब क्या होता है? फेक यानी कि नकली सॉलिड। इनमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल, आयन या फिर एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर बने हैं वो क्या होंगे? रैंडम मैनर में लगे हुए होंगे यानी कि वहाँ पे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं पाया जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हम बहुत सारे देख सकते हैं। क्या क्या होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल? डायमंड या फिर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जैसे कि सुक्रोज यानी कि जो टेबल शुगर है, चीनी जो हम यूज़ करते हैं उसका जो क्रिस्टल है वो भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमरफस सॉलिड के एग्जांपल हो सकते हैं प्लास्टिक। तो अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि जो इक्वेशन, ये ब्रेग इक्वेशन दी गई है वो किसके लिए दी गई है? वो दी गई है क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। जैसे अगर हम बात करें नमक की, तो आपने नमक का क्रिस्टल अगर आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर जो इसके आयंस होंगे, सोडियम एंड क्लोरीन होंगे, वो क्या होंगे? फिक्स्ड पैटर्न में होंगे। वहाँ पे एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनटू अ प्रिसाइज रिपीटिंग एंड सिमेट्रिकल पैटर्न। यानी कि वही मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे रिपीटिंग और सिमेट्रिकल पैटर्न में होंगे यानी कि फिक्स्ड ऑर्डर वहाँ पर एटम्स का हमें या आयंस या मॉलिक्यूल्स का देखने को मिलेगा।
crystalline solids have specific melting point and specific crystal structure. तो अगर हम बात करें जैसे सोडियम क्लोराइड की, जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, एक यूनिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। शुगर की अपनी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी और जो इनके मेल्टिंग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही हमारा सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, गल जाएगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही हमारा शुगर क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब बात करते हैं ब्रेग इक्वेशन की। तो ये जो ब्रेग इक्वेशन है, ब्रेग इक्वेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही समझने के लिए दी गई। तो ये किन्होंने दिए, यहाँ ये दिए हैं दो साइंटिस्ट हैं, WH ब्रेग और WL ब्रेग। इन दो साइंटिस्ट ने 1913 में ये ब्रेग इक्वेशन दी क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द ब्रेग्स लॉ इज़ अ सिंपल इक्वेशन यूज्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सरे रिफ्लेक्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो ब्रेग इक्वेशन होती है, ब्रेग इक्वेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ने को हमें मिलती है। तो एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर हम उसे क्रिस्टल पर डालें, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर डालें, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। हम जानते हैं कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है। अगर वो किसी सरफेस से टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही हम समझने के लिए वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी वो बताती है हमें ब्रेग इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स अस डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में बहुत सारी लेयर्स होती है जिनमें एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन अरेंज्ड होते हैं। तो जब एक्सरे हम किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो वो एक्सरे क्या करती है, उन लेयर्स में जाती है और जिससे हमें पता चलता है कि दो लेयर्स, जो क्रिस्टल की जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि कितनी स्पेसिंग है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इमेजिन अ क्रिस्टल एज अ स्टैक ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑफ एटम्स व्हेन एक्सरे हिट these layers they reflect of different layers। समझते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे क्रिस्टल में एक्सरे हम डालते हैं और किस तरह से ये डिटरमाइन करता है स्पेसिंग को। तो जैसे कोई क्रिस्टल हमने ले लिया है, फॉर एग्जांपल कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो नमक का अगर हम क्रिस्टल माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आयंस क्या होंगे, लेयर्स में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आयंस की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी और ऑर्डर में ये लगे हुए होंगे। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से कोई एक्सरे डाल रहे हैं। एक्सरे क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले ली है, दो लेयर हम देख रहे हैं। ये क्या है, क्रिस्टल की लेयर है या क्रिस्टल के प्लेन हम इन्हें बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हम कोई एक्सरे यहाँ पर डालते हैं तो वो क्या होगी, पहले प्लेन से टकराएगी, पहली लेयर क्रिस्टल की उससे टकराएगी और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब एक्सरे की खाली एक हम रे तो डाल नहीं रहे हैं, एक किरण तो हम खाली डाल नहीं रहे हैं, और भी बहुत सारी किरणें इस एक्सरे से निकलेंगी और वो क्या होंगी, वो और डीप जाएंगी और फिर वो क्या होंगे, दूसरी लेयर से दूसरे प्लेन से टकराएंगी और वो भी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जो हम एक्सरे डाल रहे हैं इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो जो हम एक्सरे की बीम डाल रहे हैं, किरण डाल रहे हैं, जो वो सरफेस से टकराने से पहले हम उस किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तब उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्या है, पहली किरण टकराई सरफेस से, पहले प्लेन से टकराई, ये हमारा पहला क्या है, पहली लेयर है क्रिस्टल की, और ये क्या है, हमारी दूसरी लेयर है, या फिर हम इन्हें क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर पहली किरण आई
एक्सरे की एक्सरे बीम आई और वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी किरण आई, वो अंदर गई और सेकंड लेयर, क्रिस्टल की जो सेकंड लेयर है उससे टकराई और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई। हमें क्या करना है, ब्रेग इक्वेशन से हमें पता लगाना है इन दोनों क्रिस्टल के बीच में, ये जो क्रिस्टल की दोनों लेयर हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अब हम एक और चीज़ यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्रेग इक्वेशन होती है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस प्लेन से क्या जो हमारा एंगल बनाएगी, जैसे थीटा एंगल बनाया, वो क्या होगा, उतना ही एंगल हमारा किसका होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगी और उस प्लेन से हमारा जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो ब्रेग इक्वेशन है इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जो ये हमारी फर्स्ट रे है इसे हम यहाँ से मिला देंगे और ये जो इधर वाली रे है हम इसे यहाँ पर मिला देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहली और सेकंड बीम है, एक्सरे बीम है, वो यहाँ पर बराबर है, इनकी दोनों की डिस्टेंस बराबर है और यहाँ पे पहली और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है उनकी भी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है हमारी, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो क्या है हमारी इन एक्सरे बीम ने क्या करी है, पार करी है। इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा हमारा क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो एक्सरे बीम ने यहाँ पर पार करी, इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसे हम क्या करते हैं, एन लैम्डा से शो करते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जो दो क्रिस्टल प्लेन होंगे उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चारों पॉइंट है हम इन्हें क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। यहाँ पर ए इस पॉइंट को बोलेंगे, हम इसे बी पॉइंट बोलेंगे, इसे सी पॉइंट बोलेंगे और इसे डी पॉइंट बोलेंगे। हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या करना है, हमें इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रिस्टल की दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। वही क्या होगी हमारी ब्रेग इक्वेशन का मोटिव ही यही है कि क्रिस्टल की दो लेयर्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ताकि हम क्रिस्टल की किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स यहाँ पर लगाएंगे। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई थी वही मैंने यहाँ पर नोट्स में बनाई है। यहाँ पर ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम में बनाना है। तो ये हमारे चारों पॉइंट हैं ए, बी, सी और डी। ये क्या है, हमारे यहाँ पे दो ट्राइएंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से क्या करें, एक परपेंडिकुलर डालें, एक लाइन यहाँ पर बीचों बीच बनाएं, तो अब क्या होंगे, यहाँ पर दो ट्राइएंगल यानी कि दो त्रिकोण हमें देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकाली, यानी कि ए, बी, सी और डी, ये जो चारों पॉइंट है इनके बीच का जो ये हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो यहाँ पर ए डी होगा वो क्या होगा, डी सी के इक्वल होगा। अगर हमने इतनी डिस्टेंस ये वाली निकाल दी तो हम क्या करेंगे, वही हम डी सी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो पार्ट है इसे मैंने अलग यहाँ पर बनाया हुआ है, इसे ही हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस, यानी कि दो लेयर के बीच में जो डिफरेंस है क्रिस्टल की दो लेयर के बीच में, उसे ही हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस, और जिसे हम एन लैम्डा से शो कर रहे हैं। ये जो दोनों एंगल होंगे यहाँ पर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले AD की वैल्यू को निकालेंगे। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला को यहाँ पर ये वाला जो ट्राइएंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइएंगल बन रहा है, A, B और D, तीन पॉइंट है। तो तीन पॉइंट से क्या बनता है, हमारा ट्राइएंगल ही बनता है। तो यहाँ से हम ट्राइएंगल निकालेंगे, यानी कि ट्राइएंगल से क्या करेंगे, AD की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो त्रिकोण बन रहा है, ये वाला जो ट्राइएंगल बन रहा है, उसे मैंने यहाँ पर अलग से शो करा है। तो ये हमारा क्या है, ए, बी और डी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ये वाला थीटा है, जो भी आपको मैंने बताया था कि ये दोनों क्या है, थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ट्राइएंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, जहाँ पर हमारा थीटा होता है, थीटा एंगल होता है, उसके सामने वाले जो ये लाइन होती है,
ये जो लंबी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑपोजिट, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं लंब। ये वाली जो फिर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इससे सामने वाली जो ये लंबी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, या फिर हिंदी में से हम बोलते हैं कर्ण। और ये वाली जो लाइन है जिस पर आपको थीटा भी देखने को मिल रहा है और 90 डिग्री एंगल भी देखने को मिल रहा है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम एडजेसेंट, और हिंदी में बोलते हैं आधार। तो फ्रेंड्स, हमारा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है कि जो हम किसी ट्राइंगल के लिए अगर हम इसका साइन थीटा निकालें तो वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि लंब डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि इसके कर्ण के इक्वल होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले ट्राइंगल में हमारा ऑपोजिट कौन सा है, ये है एडी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है यानी कि इसका कर्ण क्या है, ये है, और ये क्या है हमारा डी के इक्वल है। अभी आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये तो हमने लिया था, अभी ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली अगर हम इसे, ये क्या है, ये डी तो है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं दो क्रिस्टल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा डी, और ये वाला हम ये अभी निकाल रहे हैं, इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें ये निकालना है, ये हमारा क्या है, एच है, और एच किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए डी आ जाएगा, और यहाँ पर जो हम निकाले हैं लंब निकाले हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के इक्वल आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ण किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे डी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा तो लिखा ही है, हमें क्या चाहिए, हमें ए डी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ए डी तो निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ताकि हम क्या करें, डी सी की भी वैल्यू निकाल लें, और फिर हम ये पूरा जो पाथ डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा पाथ पार किया है एक्सरे बीम ने, वो हमें निकालना है, ताकि हम दो क्रिस्टल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ए डी किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे डी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में था, इधर लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अगर हम टोटल पाथ डिफरेंस देखें, टोटल पाथ डिफरेंस क्या है, तो टोटल पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, ये है हमारा टोटल पाथ डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, ए डी और डी सी निकालना है। हमने अभी देखा कि ए डी क्या होगा, डी सी के इक्वल होगा, जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि ये तो हमारा क्या आ गया है, पहली और दूसरी रे के इक्वल आ गई ये चीज। ये डिस्टेंस भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे, पहली और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल आ गया है। ये क्या है, एक्स्ट्रा पाथ है जो एक्सरे बीम ने पार किया है। तो हमने ए डी की वैल्यू अभी निकाली, वो क्या थी, डी साइन थीटा, और फिर ए डी किसके इक्वल है, डी सी का इक्वल है, और टोटल पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, ए डी प्लस डी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल पाथ डिफरेंस है जिसे हम एन लेमडा से शो कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस डी सी के इक्वल होगा। अब हमने ए डी की वैल्यू निकाली है जो कि क्या है, हमारे डी साइन थीटा है, तब हमारी डी सी की भी वैल्यू क्या होगी, डी साइन थीटा होगी। तो हमारा एन लेमडा कितना आ जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, टू डी साइन थीटा आ जाएगा। और ये इक्वेशन हम क्या कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज अवर ब्रेग इक्वेशन, या हिंदी में हम बोलते हैं इसे ब्रेग समीकरण। फ्रेंड्स, ब्रेग इक्वेशन किस लिए हेल्पफुल है हमारी, ब्रेग इक्वेशन से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पाथ डिफरेंस यानी कि एन लेमडा डिटरमाइन करते हैं। और इस एन लेमडा से हमें क्या पता चलेगा, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हमारी क्रिस्टल प्लेन होंगे, क्रिस्टल प्लेन यानी कि किसी भी क्रिस्टल में डिफरेंट हमारी लेयर्स होंगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी, और दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस हमें क्या कहता है, ये पाथ डिफरेंस बताता है, जिससे हमें उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी ब्रेग इक्वेशन और इसकी डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.